हाँ जी, तो बताओ जल्दी से, क्या ये सही कह रहा है? वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। जी बिल्कुल सही बात है। सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है, वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है जब सनलाइट के साथ डीकम्पोजिशन होता है। रीज़न क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। देखिए, सिल्वर मेटल बनता है, क्लोरीन गैस बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डीकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे गलत हो गया रीज़न, तो इसमें आप लिखोगे असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज रॉन्ग। 18th असर्शन कह रहा है बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। हाँ सही बात है, अमीबा में होता है। रीज़न क्या कह रहा है? इन बाइनरी फिशन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। गलत। इस रीज़न के अकॉर्डिंगली वो कह रहा है पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। नहीं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न यहाँ पे गलत है, असर्शन सही है। 19th असर्शन कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो सर्कुलर लूप है जो करंट कैरी कर रहा है, आप उसके हर छोटे छोटे सेक्शन पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको ऐसे लूप्स मिलेंगे और सेंटर पे आते आते लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सही है। रीज़न क्या कह रहा है? द कर्वेचर ऑफ सेंट्रिक सर्कल्स representing the magnetic field around a current carrying loop becomes larger and larger as we move away from the wire। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम वायर से दूर चलते रहते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। आप दूर जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, और कम होने का मतलब क्या है? जो सर्कल्स हैं वो वाइडन अप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पास पास छोटे छोटे, मोर कंसंट्रेटेड मतलब ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, दूर दूर बड़े बड़े लार्जर सर्कल्स मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में? तो रीज़न बिल्कुल सही है, लेकिन क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नो, असर्शन का ये तो नहीं है। असर्शन का होना चाहिए था कि द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, द टोटल ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉट दैट कि डिस्टेंस आप आगे पीछे कर दो। तो दोनों सही हैं, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 20th एक्वेरियम्स नीड रेगुलर क्लीनिंग। बिल्कुल सही बात है, एक्वेरियम्स को साफ़ करना पड़ता है। फिशेस विल पूप राइट, एंड द वाटर नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड उसके अंदर खाना वगैरह जो भी लेफ्ट आउट है वो सब देखना पड़ेगा। रीज़न क्या है? देर आर नो माइक्रोब्स टू क्लीन वाटर इन एक्वेरियम्स, देयर फॉर इट नीड्स टू बी रेगुलरली क्लीन। बिल्कुल सही बात है। अगर इसके अंदर पहले से माइक्रोब्स होते तो नेचुरली क्लीनिंग होता है, जैसे लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, रिवर्स में होता है, नेचुरल क्लीनिंग का प्रोसेस चलता है, नेचुरल प्रोसेस। अब एक्वेरियम आर्टिफिशियल होता है राइट, तो उसमें हमें बाहर से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि नेचुरल बैक्टीरिया नहीं होता। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए बी पार्ट पे आते हैं जल्दी से। 21st क्वेश्चन कह रहे हैं नेम टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वेरी इजी, Al2O3ZnO। तो नाम क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। सपोर्ट योर आंसर विद इक्वेशंस फॉर एनी वन ऑफ देम। तो बहुत ईजी है, आप ZnO के साथ बता दो, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ 2 इक्वेशंस दिए। ZnO जब HCl के साथ रिएक्ट, एम्फोटेरिक क्या होता है? जो HCl आई मीन एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ZnO के साथ मैं एसिड ले लेता हूँ HCl, ZnO प्लस HCl विल गिव ZnCl2, करेक्ट? ZnO प्लस HCl विल गिव ZnCl2 प्लस H2, और साथ में ZnO प्लस NaOH, एक बेस ले लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये क्या बनाएगा? Na2ZnO2, ठीक है, प्लस H2। ठीक है, अब Na2ZnO2 क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। अगर आपको ये याद होगा, देखिए तभी ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारी इक्वेशंस को अच्छे तरीके से याद करो। जब ZnO H2O के साथ आई मीन HCl के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बना देता है? ZnCl2 प्लस H2O। लेकिन जब ZnO NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है? Na2ZnO2 प्लस H2O। ठीक है, वाटर बनता है, दोनों में वाटर बनेगा, H2O बनेगा, साथ में प्रोडक्ट डिफरेंट होगा मेन वाला। ओके, तो आप ये लिख सकते हो। 22nd कह रहे हैं वाई डू प्लाज्मोडियम एंड लीशमेनिया हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। तो लीशमेनिया बाइनरी फिशन से करता है, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन से। एक डिफरेंस बता दो उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ तो आप डेफिनेशंस लिख दो, यहाँ एक सिंपल सी बात है यार, लीशमेनिया एक डेफिनेट ओरिएंटेशन, एक मोर ऑर्गेनाइज्ड वे से रिप्रोड्यूस करता है, वेरस प्लाज्मोडियम जो मल्टीपल फिशन कर रहा है वो स्पॉन्टेनियसली बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देता है रैंडमली, कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लेकिन लीशमेनिया में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में काम होता है। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है।
23rd, वाई इज़ द रेट ऑफ, ये और क्वेश्चन है, वाई इज़ द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल। बहुत ईजी है, एक्वेटिक एनिमल्स में क्यों, क्योंकि पानी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू जो एयर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, इसीलिए उन्हें तेज़ ब्रीथ करना पड़ता है फिशेज़ एंड ऑल को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। किडनी, वेरी इजी। राइट द कॉम्पोनेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस, रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर रीजन। यहाँ जो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ लॉट ऑफ मीडियम, अल्कोहल, क्राउन ग्लास, फ्लिंट, सफायर, डायमंड। Use the table given below and find a pair of media so that the light speeds up maximum when it goes from one media to the other. लाइट की स्पीड कब बढ़ेगी, जब एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा ना, ऑब्वियसली। तो मैक्सिमम चाहिए स्पीड, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो। सबसे हाई किसका है, 2.42 डायमंड, और सबसे कम किसका, अल्कोहल 1.33, इन जो इनमें से गिवन है इनमें से। तो पेयर क्या हो जाएगा, डायमंड टू अल्कोहल, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोएस्ट, मैक्सिमम स्पीड दिखेगी आपको, ठीक है। मैंने और कोई क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड चाहिए। बी पार्ट, ड्रॉ रे डायग्राम टू इंडिकेट द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम क्राउन ग्लास टू फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास 1.52, फ्लिंट ग्लास 1.65, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर में जा रहा है, तो क्या होगा, जब आप इंसिडेंट रे बनाओगे, द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको शो करना है, बाकी प्रॉपर लेबलिंग ज़रूर करके आना। ओके, अगेन दिस इज़ एन और क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो जल्दी से बताओ, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो आपके पास क्या आ जाएगा, B to A, upward direction. Okay. B part, name and state the rule that can be used for finding the direction of the magnetic field in this case. जल्दी से बताओ कौन सा रूल लगाया है, राइट हैंड थंब रूल। वेरी गुड, राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन भी आपको लिखना है। स्टेट द रूल मतलब स्टेटमेंट लिखो। तो हमारी जो फिंगर्स हैं दैट विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, two wires A and B are of equal length, equal resistance if the resistivity of A is more than that of B, which is thicker। देखो लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टिविटी का एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, तो यानी रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिस वायर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका थिकनेस उतना ज़्यादा होगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी जिस वायर की जितनी ज़्यादा होगी उसका इतना एरिया ज़्यादा होगा, और जिसका एरिया उतना ज़्यादा होगा उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली एरिया ज़्यादा मतलब थिक ज़्यादा है ना, एरिया मतलब वो सर्कुलर वाला एरिया एंड पे जो होता है वो वाला। ओके, तो अब ए की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ए का थिकनेस ज़्यादा है, सो ए इज़ थिकर देन बी। एक्सप्लेन आप फॉर्मूला की मदद से ऐसे डेरिवेशन करके दिखाओगे। ओके, नेक्स्ट 26th का ए पार्ट कह रहे हैं, स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। प्लांट टू फ्रॉग, फ्रॉग टू स्नेक, स्नेक टू ईगल। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल्स, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो मुझे पहले तो ये बताओ ट्रॉफिक लेवल कैसे नंबरिंग करोगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज द प्रोड्यूसर, प्लांट। तो यहाँ पे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, ईगल। ईगल के पास 100 जूल है, हमें प्लांट यानी प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड प्लांट्स राइट, तो वहाँ तक पहुँचना है। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वी डिवाइड बाय 10, अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं वी मल्टीप्लाई बाय 10। तो ईगल के पास यदि 100 जूल्स है तो स्नेक के पास 100 × 10 1000 जूल्स होगा, फ्रॉग के पास 10,000 होगा, और प्लांट के पास 1 लाख जूल्स। ओके, नाउ और यहाँ पे लिख देना 10% लॉ से हमने निकाला आंसर। बी पार्ट, राइट द अप्रोप्रिएट नेम्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल Z एंड X। बहुत ईजी है यार, व्हाट इज़ X, प्राइमरी कंज्यूमर, Z इज़ टर्शरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। सेक्शन सी पे आ जाओ जल्दी से। 27th का ए पार्ट क्या कह रहा है, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है, CaCO3 फॉर्मूला है।
व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ हीटेड स्ट्रांगली? डिकम्पोजिशन हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। इक्वेशन लिख देना, CaCO3। हीट का सिंबल ट्राइंगल होता है, या आप हीट भी लिख दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO + CO2, सिंपल। अगर बैलेंस करने के लिए नहीं बोला जाए तो डोंट बैलेंस, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। बी पार्ट, a baker baked a cake which was hard and small in size. Which ingredient he forgotten to add that would have made the cake fluffy? फ्लफ़ी नहीं बन रहा केक, तो क्या नहीं डाला होगा? बेकिंग पाउडर नहीं डाला। बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है ना, तब CO2 रिलीज होती है, और वो CO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग केक्स फ्लफ़ी। अब बेकिंग पाउडर नहीं डाला तो ऑब्वियसली बेकिंग सोडा भी नहीं गया ना अंदर। बेकिंग सोडा नहीं गया तो वो हीट नहीं हुआ, हीट नहीं हुआ तो CO2 नहीं निकली, CO2 नहीं निकली तो केक्स फ्लफ़ी कैसे ही बनेंगे? ओके, 28th का ए पार्ट देखिए जल्दी से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मिनरल एंड ओड। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी बहुत बेसिक सवाल भी आ जाते हैं, आपको लगता है आप बहुत कॉम्प्लेक्स करके जाओगे, लेकिन कभी कभी बहुत इजी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, एंड यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? मिनरल्स and ores are the rock containing minerals, isn't it? And minerals are what? The metals that occur naturally in the earth's crust. तो बहुत इजी है, एक ही डिफरेंस लिखना है आपको। बी पार्ट कह रहे हैं गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बहुत इजी है, करेक्ट। कैल्सिनेशन, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कैल्सिनेशन लिमिटेड सप्लाई में होती है या एक्सेस सप्लाई में? लिमिटेड सप्लाई में। रोस्टिंग इज डन इन एक्सेस सप्लाई। कैल्सिनेशन किस ओर पे होती है? कार्बोनेट ओर्स पे। Calcination is used to obtain oxide from carbonate ores, and roasting is used for obtaining oxides from sulfide ores. Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ए पार्ट कह रहे हैं मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, स्टेट इट्स रिएक्शन कंडीशन विद वाटर एंड राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द सेम। तो अब कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता मैग्नीशियम, तो किस वाटर से करता है? हॉट वाटर से। और जब करेगा रिएक्ट तो क्या बनेगा? MgO। देखिए मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या बनेगा? रिएक्शन ऑफ Mg प्लस वाटर। बहुत इजी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO, साथ में H2O, ठीक है? H2 हाइड्रोजन गैस। वाटर कैसी बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2। नाउ सेकेंड में वो कह रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। देखिए 2 मेथड्स होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। या तो दे ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स जिससे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, या तो दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स जिससे कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। यही 2 मेथड्स आपको लिख के आने थे। चलिए जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ मैन हैड अ स्वॉलन नेक, हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ईट आयोडाइज्ड सॉल्ट। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं नेम द डिजीज़ फ्रॉम विच द मैन इज सफरिंग। कौन सा डिजीज़ है? गोइटर, है ना? सेकेंड कह रहे हैं मेंशन द हार्मोन जिसकी लैक की वजह से ही इज़ suffering from this disease. Thyroxine. Which endocrine gland releases the thyroid gland? ठीक है, चलिए। बी पार्ट कह रहे हैं a young green plant receives sunlight from one direction only. Explain what will happen to its shoots. Name the phenomenon. Shoots मतलब स्टेम। स्टेम को क्या होगा? एक ही डायरेक्शन से आ रही है सनलाइट, द स्टेम विल बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। अब ये क्यों होगा थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। सनलाइट जब गिरती है ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन शेडी साइड पे डिफ्यूज हो जाता है, शेडी साइड के सेल्स लंबे हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो साइड भारी होके द स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है? कौन सा फिनोमेनन कहते हैं इसको? फोटोट्रोपिज्म, मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। फोटोट्रोपिज्म इज द नेम ऑफ द फिनोमेनन। ओके, 30th का ए पार्ट कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे 2 ट्रेट्स हैं तो मेंडल के लॉज लगेंगे, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स एंड असॉर्टमेंट प्रॉपर। तो यहाँ पे 4 गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल y, कैपिटल T कैपिटल Y, स्मॉल t कैपिटल Y, स्मॉल t स्मॉल y। तो ये 4 गैमीट्स बनेंगे, ओके? अब बी पार्ट कह रहा है How is the sex of the child determined in human beings? Explain with the help of a flow chart along with the correct explanation. देखिए मैं आपको जिस्ट में बता देता हूँ, लेकिन इसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। यहाँ आई बटन में आप जाके देख सकते हो, मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है विद फ्लो चार्ट एंड द डायग्राम, ओके? वेरी इजी। एक्स मीन्स गर्ल, एक्स वाई मीन्स अ बॉय। अ बॉय कैन गिव एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, अ गर्ल ऑलवेज गिव्स एक्स। तो अब एक्स वाई के साथ मिलेगा तो बॉय बनेगा, एक्स एक्स के साथ मिलेगा तो गर्ल बनेगा,
ठीक है, बट हैव टू स्टार्ट फिर प्रॉपर 23 होते हैं, उनमें से 22 प्रॉपरली मैच्ड होते हैं, 1 इज सेक्स क्रोमोसोम XY, 1 इज स्मॉल साइज नॉर्मल साइज, वो सब आपको प्रॉपर मैंने इस वीडियो में बताया, आप जाके देख लेना। नेक्स्ट 31st, a student is unable to clearly see the words of the advertisement displayed on a hoarding placed at a distance 4 meters from him. Name the defect of vision the boy is suffering from. बहुत ईजी है यार, 4 मीटर, जनरली 25 सेंटीमीटर इज़ द नॉर्मल आई साइट रेंज, राइट। 4 मीटर तो बहुत दूर हो गया, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स उसे क्लियरली नहीं दिख पा रहे हैं, पास के दिखते होंगे, दूर के तो नहीं दिख पा रहे हैं, सो दैट इज़ मायोपिया। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम, आप इजीली शो कर सकते हो, करेक्ट। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, मतलब रेटिना से पहले ही बन जाती है। एंड विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर इट्स करेक्शन? कनकेव लेंस, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस, ओके। एंड कैलकुलेट इट्स पावर, पावर कैसे निकालोगे? फोकल लेंथ आपको गिवन है 4 मीटर्स, एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर मीन्स इतने पे फोकस हो जाना चाहिए, यानी ये फोकल लेंथ गिवन है आपको। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, वो फोकल लेंथ मीटर्स में होना चाहिए, सो 1/4 हो जाएगा, तो यानी 0.25 वॉट, सॉरी डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट फॉर पावर ऑफ अ लेंस, ओके, डी, कैपिटल डी। चलिए 32 का ये पार्ट कह रहे हैं, द कॉर्ड यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट टू अ हीटर डज नॉट ग्लो वेयर एज इट्स एलिमेंट ग्लोज, एक्सप्लेन। ये वाला क्वेश्चन आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, देखते हैं कौन सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा और यहाँ तक कौन पहुँचा है उससे मुझे पता लग जाएगा। जिसने करेक्ट आंसर दिया उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा। बी पार्ट कह रहा है, अ हीटर इज रेटेड एट 4.4 किलोवाट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द हीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। करंट कैसे निकालोगे? पावर का फॉर्मूला VI, वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, करंट आ जाएगा। पहले किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर देना 1000 से मल्टीप्लाई करके, और फिर रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा? ओम्स लॉ से, V = IR, वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, करेक्ट। अगर आगे आपसे पूछा जाता कि एनर्जी निकालो कि कितनी डिसिपेट हुई है किलोवाट आवर में, तो कैसे निकालोगे? पावर इनटू टाइम करके, जितना भी टाइम गिवन होगा उसे पावर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनर्जी के यूनिट्स आ जाएंगे। और फिर अगर उस यूनिट का कॉस्ट दिया होता तो उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते किलोवाट आवर से, बिकॉज 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट कहते हैं ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते आपके पास कॉस्ट आ जाता। चलिए 33rd कह रहे हैं, अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर वायर ABCD इज केप्ट बिटवीन द 2 poles of a horseshoe magnet as shown in the figure, write the direction in which the force will act on the आर्म BA। बहुत इजी है यार, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट है, करंट B to A है, तो मूवमेंट कहाँ होगा? टूवर्ड्स योर साइड, बेसिकली इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेरी गुड। बी पार्ट, लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दो, और नंबर ऑफ कॉइलिंग्स बढ़ा दो, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। सी पार्ट, इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल एक्ट ऑन द आर्म CB? नो फोर्स विल एक्ट, क्योंकि यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में 0 हो जाएगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0, मतलब नो फोर्स, 0 फोर्स, 0 न्यूटन, ओके। एंगल्स, ऑल दीज 3 क्वांटिटीज, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तीनों के बीच में 90 डिग्री, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक भी एंगल 0 हो गया तो मतलब 0, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड येस, आगे आंसर कीज आती रहेंगी जैसे जैसे आपके पेपर्स होते रहेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर बोथ्स।